कहानी का नाम है मनोवर्ती, जिसे लिखा है प्रेमचंद ने। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिलोर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाए जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरिया पार्कों में हवा खाने आती है, हंसती है, दौड़ती है, फूल पौधों से खेलती है, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रवीश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, वह बिल्कुल गैर मामूली बात है, अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रवीश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वही ठिठक जाते हैं। एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा में आंखें नीचे किए हुए। वसंत और हासिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़कर रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाले हैं। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह न मिली? हासिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है, लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं कहती। वेश्या अगर बेशर्म ना हो तो वह वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती है। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है, हो सकता है, मगर केवल यह सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती है। रात भर प्याले के दौड़ चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएंगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछी क्यों ना ले? नीरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसास जताएंगे। और जो कहीं झिझक दे, झिझकने की कोई बात भी हो, उससे सौजन्य और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी गत यौवनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल उठती है, या तो नव यौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया, शायद कभी ना भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो, उपास्य है। यही खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे? जरा वहां तक चलते क्यों नहीं? केवल खड़े रहना, पास तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है? कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वेश्या मनोवर्ती है। आजकल की युवतियां भी फॉरवर्ड होने लगी है। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगाए। लेकिन दिल में वह मूर्ति दौड़ रही है, तो आओ बैठे। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूँ वेश्या है, और मैं कहता हूँ कुलवधू है, तो 10-10 की बाजी रही। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हो। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, एक हरा शरीर, दोनों के दांत टूटे हुए पर नकली लगाए, दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील है, चरहरे महोदय डॉक्टर। वकील, देखा यह 20वीं सदी का करामात? डॉक्टर, जी हाँ देखा,
हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टा तो नहीं कह सकते। शिष्टा की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की वेश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। वेश्या इतनी फोड़ नहीं होती, और भले घर की लड़की फोड़ होती है। नई आज़ादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी बली कट गई, जिनके सिर आएगी वो झेलेंगे। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। अफसोस जवानी रुखसत हो गई। मगर आंखें तो नहीं रुखसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंखों से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर से जवान होने का जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नजर नहीं आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे है। सुना, युवतियों को दुनिया में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द है। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष को जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज़्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यह सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर ये बात ना होती तो इस रमणी को देखकर हम लोग यूँ ना चले जाते। मैं तो आंखें भर भी देख नहीं सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाए और वह मुझे ताकते हुए देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बुड्ढे पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो। आज कुछ दिनों आकोशों को सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लूटने की बातें हैं। मंकी गलेन लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दे, मैं तैयार हूँ। हाँ, यह मेरा जिम्मा, मगर हमारा भाई हिस्सा भी रहेगा। अर्थात अर्थात ये कि कभी कभी मैं भी आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपको दुश्मन हो जाऊँगा। ओहो, आप तो मंकी गलेन का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच? अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप है किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक मुस्कान में, एक एक बिलास में जवानी भरी हुई। ना सो मंकी ग्लैंड, ना एक रमणी का बाहुपास। अच्छा, कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विनाश को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखे और अपनी छाती पीटे। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है? बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बुड्ढों को खोजा करती है। जवान तो छिछोरे, उच्छृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं, यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर जब अपने लड़के दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा लड़का यशवंत तो बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। दो देवियां, एक वृद्ध दूसरी नवयौवना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशरम है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाट तो भले घर की देवियों के है, बस ठाट ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। मुझे तो वेश्या मालूम होती है। वेश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? कैसे मजे से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती,
पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलजता है उसे नहीं छोड़ती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आदि का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपनी धर्म की लात छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड है? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथे लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती है। पुरुष स्वाधीन है, वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ, वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वाधीनता को डोंग करती है। जो बलवान है वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल है वही अकड़ करती है। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह ना खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह निर्लज्जा टांग फैलाई पड़ी है, या नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी भाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंखें लग गई हैं। रात भर यही रही है, कुछ कुछ बत्ती है। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी, इतना दिन छट गया, उठकर घर जाओ। युवती आके खोल देती है। ओहो, इतना दिन छड़ाया, क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो, यह आई, पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई, फिर मुझे होश न रहा। अभी मैं खड़ी नहीं हो सकती, मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फ़ायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्याम नाथ को आप जानती ही होगी, वो मेरे ससुर है। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, यह तो अभी इधर से ही गए हैं। सच है? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गोना हुआ भी नहीं। तो क्या आप उसके लड़के बसंतलाल की धर्मपत्नी है? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, वसंतलाल तो अभी इधर से गए हैं, मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं डॉक्टर को दौड़कर खबर दे दूं? जी नहीं, किसी को मत बुलाइए। बसंतलाल भी वही खड़ा है, उसे बुला दूं? तो चलो, अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम के घर। मैं आज ही मिस्टर बसंतलाल से कहूंगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी साथ ले लिया होता। किस लिए? कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहानी का नाम है मनोवर्ती, जिसे लिखा है प्रेमचंद ने। एक सुंदर युवती